हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ना क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है ना इकोनॉमिक्स का, तो उसमें जो 11th क्लास वाले बच्चे हैं मिड टर्म के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह करवा रहा हूँ। ठीक है, जो स्टार्ट की बुक है ना आपकी, उसी में आपको रिविजन करवा रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लेना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा ना कंज्यूमर किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं, देखो मैं ना बोलूंगा ज्यादा लिखूंगा कम। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कंज्यूमर किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे जो गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करता है उसे कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलोगे उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करता है। मतलब कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है ना, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, आप उसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो मैं बोलूंगा वो सुनकर लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कंजम्पशन किसे कहते हैं। देखो, जो व्यक्ति किसी चीज को कंज्यूम कर रहा है तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, वो कंजम्पशन कहलाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना, अगर कोई पूछेगा उपभोग किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे उपभोग एक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी चीज का प्रयोग करने पर जो संतुष्टि प्राप्त होती है वही उपभोग कहलाता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में किसी वस्तु का प्रयोग करने से मिलने वाली संतुष्टि उपभोग कहलाती है। इंग्लिश में यह है कि व्हेन वी कंज्यूम एनीथिंग वी गेट सेटिस्फैक्शन, दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन। समझ में आ गया? किसी भी चीज को यूज करने पर जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, वो क्या कहलाएगी? कंजम्पशन कहलाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट है प्रोडक्शन किसे कहते हैं। प्रोडक्शन, उत्पादन किसे कहते हैं। उत्पादन, तो प्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें हम ना रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कच्चे माल को किसी नियमित माल में बदलने की प्रक्रिया उत्पादन कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि प्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो आप बताओगे प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स। समझ में आ गया? अगर कोई पूछेगा प्रोडक्शन क्या है, तो आप क्या बताओगे? रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। अब प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? आप ये लिखोगे हु प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। जो सर्विस और गुड्स को प्रोड्यूस करता है उसे उत्पादक कहते हैं। हिंदी में जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर बोलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेविंग किसे कहते हैं। सेविंग मतलब होता है बचत। तो आप ये बताओगे इनकम का वो पार्ट जो खर्च नहीं किया जाता उसे हम बचत कहते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट एक्सपेंडेड। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि सेविंग क्या है, तो बोलोगे इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। यह आय का वो भाग होता है जिसे खर्च नहीं किया जाता। समझ में आ गया? बचत किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज एक्सपेंडेड फॉर अर्निंग इनकम। मतलब ये आय का वो भाग होता है जिसे खर्च करने पर आय प्राप्त होती। ठीक है, आय का वो भाग जिसे खर्च करने पर आय प्राप्त होगी ना, उसे हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कौन कौन सी तीन चीजों को इंक्लूड किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो आप बताओगे एक तो कंजम्पशन हो गया, ये मैं आपको समझा चुका हूं। दूसरा प्रोडक्शन हो गया, और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपसे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछेगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में बोलते हैं वितरण। ठीक है, वितरण बोलते हैं। और आपको डिस्ट्रीब्यूशन में बताना पड़ेगा कि जो इनकम होते हैं ना, वो चार पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, रेंट, रेंट मतलब किसको मिलेगा? रेंट जो व्यक्ति लैंड देंगे, जमीन देंगे। रेंट मतलब होता है किराया। ठीक है, तो जो व्यक्ति भूमि देंगे उनको बदले में क्या मिलेगा? किराया मिलेगा। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, INTEREST। ठीक है,
ब्याज ब्याज किन्हें मिलेगा? जो लोग कैपिटल लगाएंगे, जो लोग पूंजी लगाएंगे। जैसे एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है कि भाई कैपिटल के बदले क्या मिलेगा, तो आप पूंजी लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और तीसरी चीज होती है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब मिलेगा? जब आप एंटरप्राइज खोलोगे, कोई बिजनेस खोलोगे, मतलब उद्यम खोलोगे, कोई फैक्ट्री खोलोगे, कंपनी खोलोगे। और फिर होता है आपको जो मिलता है वेजेस। आप कोई भी चीज आगे पीछे लिख सकते हो। वेजेस किसे कहते हैं? एक तरह से भाड़ा हो गया, मजदूरी हो गई हिंदी में। तो किन्हें मिलता है? जो लेबर होते हैं, जो भी वर्कर काम करेंगे ना, LABOUR है, ठीक है, LABOUR, ठीक है, लेबर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक। ये कह रहे स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं? तो देखो स्टैटिस्टिक्स की ना, यानी कि सांख्यिकी की दो प्रकार की परिभाषा होती है, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। आपसे एग्जाम में दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। एक होते सिंगुलर और दूसरी होती है प्लूरल। जब आपसे सिंगुलर पूछेगा ना, तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताना है, ठीक है, कि सिंगुलर में मतलब एक एक चीज को कैसे मतलब स्ट्रैटेजिक करती चली जाती। ठीक है, तो आपको बताना सिंगुलर में क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन सिंगुलर दो, तो आप बोलोगे स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज, या इट इज ए प्रोसेस ऑफ। तो क्या किया जाता है? सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? उन्हें इकट्ठा किया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है, संगठित किया जाता है। ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। तीसरे नंबर पे क्या किया जाएगा? उसको प्रेजेंटेशन किया जाएगा। ठीक है, उसको शो करके दिखाया जाएगा कि वो कौन सा डाटा कैसा है। जैसे इसमें हम प्रेजेंटेशन के अंदर क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो प्रेजेंटेशन में वो आता है। ठीक है, प्रदर्शन करना मतलब। फिर चौथे नंबर पे फिर हम उसको एनालाइज करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे कि वो क्या है क्या नहीं है। पांचवें नंबर पे हम उसे इंटरप्रेट करेंगे, दूसरे लोगों को बताएंगे कि हाँ भाई इसमें हमने क्या पढ़ा, इसका हम क्या समझ सकते हैं, हमें क्या रिजल्ट पता लग रहा है, उसको एक तरह से इंटरप्रेट करना, लोगों को बताना। ठीक है, तो सिंगुलर में अगर आए तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सिंगुलर में इस तरीके से सारा का सारा हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर आपसे प्लूरल में पूछेगा ना स्टैट की डेफिनेशन, तो आप बोलोगे जो स्टैट होती है ना, वो एग्रीगेट्स में होती है, जो न्यूमेरिकल टर्म्स में होती है। दो बातें आपको प्लूरल में बतानी पड़ेगी। एक तो आपको एग्रीगेट बताना पड़ेगा। एग्रीगेट का मतलब होता है समुच्चय में, समूह में। दूसरा आपको बताना पड़ेगा कि ये न्यूमेरिकल में होती है, मतलब संख्या में होती है। पता है एग्रीगेट क्यों लिखा है? अगर आपसे पूछेगा गाय की 4 टांगे हैं, तो क्या ये स्टैट है? आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि हम एक ही गाय की बात कर रहे हैं। अगर मैंने बोला सभी गाय की 4 टांगे होती, तब भी हम इसे स्टैट नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्टैट तभी होगा जब प्लूरल फॉर्म में हो। जैसे मैं बोलूं एक गाय की 4 टांगे हैं, ठीक है, पक्षी की 2 टांगे हैं, तो इस तरीके से हम इसे क्या कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि स्टैट की फीचर क्या है, तो आप देखो, अब मैं थोड़ा सा समरी में चैप्टर सारे करवाऊंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा डीपली हो जाएंगे ना। तो अगर आपसे पूछेगा स्टैट यानी कि जो सांख्यिकी है, उसकी विशेषता क्या, तो आप पहले बताओगे कि ये एग्रीगेट में होती है, ये समूह के रूप में होती है। ठीक है, दूसरा आप बता दोगे ये न्यूमेरिकल होती है, मतलब संख्या में होती है। ठीक है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस की जाती है। ठीक है, और फिर आप बता दोगे इसका एक रीजन होता है। ठीक है, और इसमें रीजनेबल एक्यूरेसी। देखिए वीडियो जो है रुक गई थी, तो मैं आपको बता दूं आगे क्या बता रहा हूं मैं। बेनिफिट्स क्या बता रहा हूं कि जो स्टैंडर्ड है उसके फायदे क्या है। तो एक तो पॉलिसी बनाने में काम आता है, दूसरा कंपेयर कर सकते हैं, तीसरा हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं डाटा के बेस पे। और ये जो हम कंपेयर करते हैं ना, ये 2 प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं, इंटर और इंट्रा। ठीक है, इंटर का मतलब होता है एक फर्म का दूसरी फर्म से, या एक कंट्री का दूसरी कंट्री से। इंट्रा मतलब होता है जब हम अपने आप से कंपेयर करते हैं। तो ये हम चैट से बहुत सारा बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, ये आता है कि स्टैट की लिमिटेशन क्या है। मतलब जो स्टैट है ना, उसकी सीमाएं क्या है। तो आप बताओगे इसकी सीमाएं क्या है। तो सीमाएं में पहला ये है
कि स्टार्ट में केवल न्यूमेरिकल डाटा को लिया जाता है, हाँ या ना, केवल न्यूमेरिकल को तो लेते हैं। और दूसरा क्या है कि इसमें ना जो स्टार्ट है ये मतलब रीजनेबल ट्रू होते हैं और 100% ट्रू नहीं होते। दूसरा इसका मिसयूज बहुत पॉसिबल है, लोग इससे गलत इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं स्टार्ट का, क्योंकि अगर ये किसी और के पास लग गया हाथ तो वो उसको दूसरे के खिलाफ मिसयूज कर सकता है ना, ठीक है। और स्टार्ट की एक लिमिटेशन ये है कि स्टार्ट तभी भी नहीं जा सकते जब जो डाटा ना होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक प्रकार का डाटा हो, समरूप या समजातीय हो, ठीक है। तो दो तीन मैंने बता दिए कि जो स्टार्ट होती है उसकी कमियां क्या होती है। तो आप बता दो कि केवल इसमें संख्यात्मक तथ्य को लिया जाता है, इसमें समूह को लिया जाता है, एक जने की स्टडी नहीं की जाती है, ठीक है। इसमें एवरेज रिजल्ट ट्रू निकलता है, मतलब पूरा 100% ट्रू नहीं निकलता है, इसका जो गलत इस्तेमाल होना बहुत ज्यादा संभव है। और आप ये भी बता सकते हो कि ये केवल जो ना एक्सपर्ट जो होते हैं ना, एक्सपर्ट जो मतलब बहुत ज्यादा स्कॉलर्स हैं, बहुत ज्यादा विख्यात है, या जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, केवल वही लोग इसकी जो है ना डाटा जो इसका होता है उसी को यूज करते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाते हैं। देखिए उसके बाद है कलेक्शन ऑफ डाटा, जो आपका सेकंड चैप्टर है ना, कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संकलन। तो इसमें आपको दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक आंकड़े, ठीक है, आंकड़े लिख नहीं रहा मैं बता रहा हूं। सेकेंडरी मतलब होता है द्वितीयक आंकड़े, ठीक है, द्वितीयक आंकड़े। प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं, प्राइमरी आंकड़े किसे कहते हैं, जब अनुसंधानकर्ता स्वयं या प्रत्यक्ष माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित करता है ना, तो उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। व्हेन इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड कलेक्ट द डाटा इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। मतलब वो देखो मैंने यहाँ पर ये बोला कि वो खुद करता है या जो डायरेक्ट मेथड को यूज करके करता है वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। तो उसमें क्या होता है कि ना वो ओरिजिनल डाटा होता है। जैसे अगर उसने न्यूमरेटर रख दिया है, पता है कौन होते हैं न्यूमरेटर, हिंदी में न्यूमरेटर को बोलते हैं गणक। तो अब ये ना इसके यहाँ पे काम करते हैं, जो रिसर्चर होता है ना, जो अनुसंधान करता होता है उसके यहाँ पर एक काम करते हैं, तो उसकी ओर से जहां पर वो बोलता है ना कि जाओ डाटा इकट्ठा करके लाओ, तो ये न्यूमरेटर उसके लिए काम करते हैं और डाटा को इकट्ठा करके लाते हैं। और सेकेंडरी का मतलब पता है क्या होता है, जो पहले से एकत्रित है डाटा, उस डाटे में से हम अगर कुछ डाटे को अपने काम में ला रहे हैं, तो प्राइमरी डाटा तो जो है बहुत ज्यादा हो सकता है। सेकेंडरी डाटा जो होता है ना, उस बहुत सारे डाटा में से जो हमें चाहिए होता है उसमें से वो चीज यूज कर लेते हैं। तो सेकेंडरी डाटा जो होता है ना वो कम ओरिजिनल होता है, प्राइमरी डाटा बहुत ज्यादा ओरिजिनल होता है, क्योंकि सेकेंडरी डाटा को हम तोड़ मरोड़ के ना अपने अकॉर्डिंग जो है ना थोड़ा एडजस्ट करके चेंज करके अपने लिए प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे आपने इंटरनेट से कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपने इंटरनेट से सारी इन्फॉर्मेशन देख के अपना प्रोजेक्ट बना दिया, तो आपने कौन सा डाटा यूज करा, सेकेंडरी या प्राइमरी, आपने सेकेंडरी यूज करा। देखो एमसीक्यू में या केस स्टडी में भी दे सकता है कि आप जो है ना बच्चों से ये पूछ रहे हैं कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो बताओ ये प्राइमरी हुआ या सेकेंडरी हुआ। देखो ये प्राइमरी कहलाएगा, क्योंकि जो आपसे पूछ रहे आपकी फैमिली आपसे जुड़ी हुई है ना, तो वो प्राइमरी होगा। लेकिन अगर मैं ये पूछता किसी और से आपके बारे में जानने के लिए, ठीक है, तो अगर मान लो देखो आपको देखना पड़ेगा कि प्राइमरी डाटा का तो मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो प्राइमरी में हो सकता है। जैसे मैं फोन करके पूछ रहा हूँ तो वो भी प्राइमरी में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्राइमरी के टाइप होते हैं। सेकेंडरी का मतलब होता है जिससे बहुत सारा डाटा अवेलेबल होता है, अब उसमें सबको डाटा को निकाल रहे हैं और वहां तक पहुंचना जो ओरिजिनलिटी है वहां तक पहुंचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आपको ये अच्छे से डिटेल में करना होगा। तो वैसे अगर आपसे डिफरेंस पूछ रहे हैं ना प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या है, तो आप बेस याद कर लो, एरिया, क्षेत्र। तो आप बोलोगे प्राइमरी डाटा जो होता है ना वो कम एरिया कवर कर पाता है, सेकेंडरी डाटा ज्यादा एरिया कवर कर पाता है। दूसरा आप कॉस्ट बता दोगे, लागत। तो आप बताओगे जो प्राइमरी है ना, प्राइमरी उसमें कॉस्ट ज्यादा आती है, सेकेंडरी में कॉस्ट कम आती है। फिर रिलायबल बता दोगे, रिलायबल मतलब विश्वसनीय है, कि भाई इस पे विश्वास करें या ना करें, विश्वसनीय है। तो आप बोलोगे कि भाई प्राइमरी डाटा विश्वसनीय होता है, सेकेंड डाटा विश्वसनीय नहीं होता, ठीक है। तो या आप ये बोल सकते हो ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, ये कम एक्यूरेट होता है, ठीक है। और इसके लिए प्राइमरी डाटा के लिए
मतलब इतना ज़्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि सेकेंडरी को अगर आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट लाना है तो आपको एक्सपर्टाइज की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसमें कंक्लूजन सही निकलेगा, इसमें कंक्लूजन डाउटफुल हो सकता है, मतलब जो रिजल्ट है ना वो डाउटफुल हो सकता है, हम उस पर विश्वास करें या ना करें। ठीक है, प्राइमरी जो डाटा होता है और सेकेंडरी जो डाटा होता है, आप समझ गए होंगे कि कितना एरिया लेता है, कितना कोस्ट लेता है, क्या कितना विश्वसनीय, इस बेस पर अगर कोई भी डिफरेंस है तो आप आराम से कर पाएंगे। अब देखो प्राइमरी होते कौन कौन से तरीके से, तो आपको सारे प्राइमरी के टाइप पता होने चाहिए। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ प्राइमरी के, शॉर्ट में सिर्फ बोल के बता देता हूँ। देखो प्राइमरी में एक होता है कि जैसे मैं आपसे पर्सनल इंटरव्यू कर रहा हूँ, या तो मैं खुद आपके पास जा रहा हूँ या मैं आपका फोन का सहारा ले रहा हूँ। ठीक है, या आपकी गली मोहल्ले में जो व्यक्ति जानता है उसका डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, ये प्राइमरी में हो। अब आ जाओ ये सेकेंडरी कौन से होते हैं। देखो प्राइमरी में ना एक क्वेश्चनर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब प्रश्नावली। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा ना प्रश्नावली क्या होती है, प्रश्नावली में क्या होता है कि एक ना पूरा इस तरीके का परफॉर्मा तैयार किया जाता है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिससे हम जानना चाहते हैं। ठीक है, इसे मेलिंग मेथड भी कह सकते हैं, क्योंकि हम मेल करके भी दे सकते हैं और हम खुद एक एक जने के पास जाकर भी बोल सकते हैं कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए, जैसे आपका नाम कितना क्या है, ठीक है, आपके घर में कितने सदस्य हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी डिटेल हम क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अच्छा क्वेश्चनर किसे कहते हैं। एक अच्छा जो क्वेश्चनर है ना वो क्या होता है पता है, एक अच्छा क्वेश्चनर किसे कहते हैं, मतलब एक अच्छी प्रश्नावली किसे कहते हैं, जिससे प्रश्नों की संख्या कम हो, प्रश्न की जो है वो एक रूल से हो, नियम से हो, मतलब ऑर्डर जो है ना उनका ऑर्डर वो प्रॉपर सही हो। जैसे आपने किससे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, फिर बाद में पूछ रहा आपकी शादी हो गई, ये तो गलत हो गया ना, उल्टा सीधा पूछ रहे हो। तो ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर वो सही होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए जो पर्सनल जो है ना उसकी फीलिंग को इफेक्ट करते हो बहुत ज्यादा, तो ऐसा ना हो। ठीक है, और न्यूमेरिकल वाले नहीं होने चाहिए जो टफ क्वेश्चन हो जिसमें सामने वाले को झिझक हो, कैलकुलेशन वाले हो, वो पहले के मैं नहीं कर रहा। तो अगर आपसे पूछेगा ना एक अच्छी प्रश्नावली किसे कहते हैं या एक प्रश्नावली में क्या गुण होने चाहिए, तो बता दोगे ना कि प्रश्नों की संख्या लिमिटेड होनी चाहिए, सिंपल होने चाहिए, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, इस तरीके से सिंपल ज्यादा होने चाहिए, और इंस्ट्रक्शन दिए होने चाहिए ताकि सामने वाले को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और अगर आप मेल से कर रहे हो तो उस पर रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि भैया प्लीज इसका आंसर करके रिटर्न कीजिएगा। ठीक है, तो अब आ जाओ सेकेंडरी। ये जो सेकेंडरी होता है ना, सेकेंडरी, तो इस सेकेंडरी में कौन कौन से सोर्स होते हैं। देखो सेकेंडरी में ना दो प्रकार के सोर्स होते हैं, एक होता है पब्लिश्ड जिसमें मतलब छपाई की जाती है, दुनिया को पता लग जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन पब्लिश्ड जिसको मतलब पब्लिश करा नहीं जाता, जिसकी छपाई नहीं होती, लोगों को इसके बारे में जो है नहीं पता लग पाता कि भाई ये है या नहीं। हिंदी में पब्लिश को बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रकाशित, और इसको बोलेंगे नॉन पब्लिश अप्रकाशित। तो आपसे ज्यादा डीपली तो नहीं पूछता, पब्लिश पूछेगा तो आप बता देना कि भाई पब्लिश कौन कौन सा होता है। एक देखो गवर्नमेंट करती है पब्लिश, ठीक है, और एक सेमी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और आप लिख देना कम्युनिटीज करती है, ट्रेड एसोसिएशन करते हैं, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, डब्ल्यूटी हो गया, यूएन हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मैगजीन हो गई। इस तरीके से आप ऊपर ऊपर से बता देना। ठीक है, इतना बहुत है। और अनपब्लिश वो होते हैं जो पब्लिश नहीं किए जाते, जो जरूरत पड़ने पर ही हमें मिलेंगे। जैसे स्कूल के अंदर आप जाओ, क्या स्कूल वाले जो सारी रिपोर्ट वगैरह बच्चों की होती है, या कितना रिजल्ट आया, कितने साल से क्या क्या, कितने कितने बच्चे पढ़ रहे थे, कितने बच्चे फेल हुए, क्या वो अखबारों में छपता है? नहीं ना, वो स्कूल की फाइल्स में रहता है ना। तो ये सारा का सारा जो है वो क्या कहलाएगा, अनपब्लिश कहलाएगा। तो ये जब जरूरत होती है तो इसको दुनिया के सामने लाया जाता है, जब इसकी रिसर्च की जरूरत पड़ती है। अब आ जाओ कि भारत में जो सेकेंडरी डाटा है ना उसके कौन से सोर्स हैं। तो भारत में जो सेकेंडरी डाटा के सोर्स है, एक है सेंसस इन इंडिया, हर 10 साल में एक बार होता है। सेंसस होता है ना, जनगणना होती है। ठीक है, जनगणना 10 साल में एक बार होती है। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे भारत की संख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, भारत में जो डेंसिटी है पॉपुलेशन कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है, ये जनगणना में आ जाएगा, मतलब कितने साक्षरता दर है वगैरह वगैरह। दूसरा होता है एनएसएसओ। तो एनएसएसओ की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म पता है क्या होती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होती है। क्योंकि चार ऑप्शन लिख देता है, एक जगह ऑफिस, एक जगह ऑर्गेनाइजेशन, एक जगह कुछ और, एक जगह कुछ और। तो आपको ऑफिस याद रखना है। हिंदी में पता क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय।
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, कार्यालय याद रखना, ठीक है। इंग्लिश में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, क्या है, ऑफिस। तो इस तरीके से मैंने आपको ये थोड़ा सा जो है सेकंड चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज करवा दिया है, जिसमें मेन मेन आपको सारा बता दिया। अब उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 देख लेते हैं। जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा, वो हमारा सेंसस और सैंपलिंग से जुड़ा हुआ है। सेंसस और सैंपलिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेंसस को बोलते हैं जनगणना, और दूसरा इसका नाम है प्रतिदर्श। देखो, सेंसस का मतलब होता है जब हम एक एक आइटम की स्टडी करते हैं। जब हम एक एक आइटम की स्टडी करते हैं ना, हर एक मद की हम स्टडी करते हैं, तो उसे हम सेंसस कहते हैं। और सैंपलिंग का मतलब होता है जिसमें होमोजीनियस होते हैं सारे के सारे आइटम्स, उनमें से कुछ को चूज कर ले। जैसे मान लो यहाँ पे 10 जने हैं, 10 में से मैंने 2 जनों को चूज कर लिया और इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो कैसा हो सकता है। तो सैंपलिंग, इसमें हर एक आइटम की स्टडी की जाती है, इसमें कुछ आइटम की स्टडी की जाती है। तो एरिया, ये एरिया कम कवर कर पाता है, वही आप बेस बताओ, मतलब अगर दोनों में अंतर आ जाए तो एरिया मतलब क्षेत्र, ये कम एरिया कवर कर पाता है, ये बड़ा एरिया कवर कर पाता है, ठीक है। कॉस्ट, इसमें लागत, देखो मैंने जो आपको बताया था ना, ये रूट वर्ड होते हैं, जैसे कोई भी आप ये यूज कर लोगे तो कॉस्ट, इसमें कॉस्ट ज्यादा आती है, इसमें कॉस्ट कम आती है। रिलायबल, रिलायबल मतलब विश्वसनीय। भाई देखो, इसमें हम जो है एक एक की स्टडी कर रहे हैं तो ये ज्यादा रिलायबल है, इसमें हम कुछ की स्टडी कर रहे हैं तो ये क्या है, रिलायबल कम होता है। अब एक बार बताओ, देखो जैसे चावल है, चावल है इतना बड़ा बोरा है, तो क्या आप सारे चावल खा के चेक करोगे हाँ भाई सही थे, या कुछ चावल के दाने चेक करके बता दो कि पूरा बोरा ठीक है ना, पूरा बोरा ठीक है या नहीं ठीक है, कुछ चावल के दाने चेक करके तो बताओगे, तो वहां पर सैंपलिंग मेथड यूज होगा ना। और अगर आपसे पूछेगा कि सेंसर और सैंपलिंग कहाँ यूज होते हैं, बोलोगे जहां पर हेट्रोजेनिटी होती है, जहां पे मतलब बहुत ज्यादा विभिन्नता होती है, वहां पे सेंसर यूज किया जाता है। और जहां पर एक ही प्रकार की क्वालिटीज होती है, जहाँ होमोजेनिटी होती है, वहां पे हम सैंपलिंग यूज करते हैं। जैसे पूरा बोरा चावल का है, होमोजेनिटी है ना, तो वहां पे हम सैंपलिंग यूज करेंगे। अब एक जगह चावल पड़ा है, एक जगह दाल पड़ी है, एक जगह खोया पड़ा हुआ है, तो अब मैं चावल को देखकर ये थोड़ी बोलूंगा खोया ठीक है, दाल ठीक है, उसको भी तो अलग से चेक करना पड़ेगा। तो वहां पर कौन सा मेथड हो गया, सेंसस हो। एक्चुअल में हम सैंपलिंग भी उसमें कर रहे थे, क्योंकि चावल को सारे तो थोड़ी चेक करेंगे, आया ना, तो वो दोनों का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सेंसस और सैंपलिंग में क्या डिफरेंट है, बता दोगे सेंसस किसे कहते हैं, आप बता दोगे ना कि सेंसस में जो रिसर्च की जाती है वो एक एक आइटम की जाती है, हर आइटम को चूज किया जाता है, और जबकि सैंपलिंग में हम कुछ ही आइटम को जो है चूज करते हैं, ठीक है। और कॉस्टली होती है सेंसस, ये कम कॉस्टली होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा मतलब हमें मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, इसमें कम मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, अगर बताना चाहते हैं। अब देखो, सेंसर तो एक ही मेथड है, क्योंकि हम हर किसी की स्टडी करेंगे। अब पता है सैम्पलिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, सैम्पलिंग कैसे कर सकते हैं, देखो सैम्पलिंग पहला होता है रैंडम सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग के टाइप है, कोई सा भी एग्जाम में एक आएगा और आपको बताना होगा, ठीक है। तो देखिए, पहली है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम का मतलब होता है यादृच्छिक। इसका मतलब होता है जब सभी के चुने जाने के इक्वल चांस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लॉटरी मेथड अपना लिया, क्योंकि इसके 2 मेथड होते हैं, एक लॉटरी, दूसरा टेबल वाला। तो मान लो मैंने क्या करा, 10 बच्चों के नाम 10 पर्ची पे लिख के, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स में डाल दिया, मैंने बोला 3 बच्चों की पर्ची निकालो, तो कोई बच्चे की पर्ची निकाल सकते, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि किस बच्चे की पर्ची कौन सी है। तो यहाँ पर सभी के चुने जाने के बराबर अवसर है ना। जब इक्वल चांस होते हैं ना सभी आइटम के चूज होने के, तो उसे हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तो ये सैम्पलिंग का पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका कौन सा होता है, दूसरा होता है स्वविचार। मतलब मैंने जैसे 10 जनों को लेकर जाना है, ठीक है, ये 10 जने चूज करने हैं, तो मैंने अपनी मर्जी से चूज कर लिया, मैंने किसी की सैम्पलिंग नहीं करी। 100 बच्चों में से मैंने कहा 10 बच्चे ये वाले जाएंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, पर्पसिव सैंपल। समझ में आ गई। तीसरी होती है दोनों का मिक्स, जिसे बोलते हैं हम स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड
ठीक है, STARTIFIED, स्ट्रैटिफाइड, यानी कि हिंदी में बोलते हैं स्तरित। क्या होती है स्तरित? अगर आपसे कोई पूछेगा स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग बताओ, तो आप बताओगे जिसमें हम कुछ जनों को रैंडम और कुछ जनों को हम परपसिव सैंपलिंग से चुन लें। चलो फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 बच्चों को लेके जाना है, तो मैंने बोला कि 5 पर्ची तो इसमें से निकालो जिन बच्चों के निकल गया। ठीक है, तो 5 बच्चों की पर्ची मैंने निकाल, ठीक है, 5 बच्चों की पर्ची निकाल ली। अच्छा एक बात और सुनना, एक बार क्लियर कर दूं, जैसे रैंडम सैम्पलिंग है ना, एक बात और क्लियर कर दूं, रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो 100 बच्चों की पर्ची थी, यहाँ पे मैंने जैसे जितनी पर्ची बनाई 100 बच्चों की पर्ची थी, 100 में से 10 निकाले थे, लेकिन उन 100 में से सभी की चुने जाने के बराबर अवसर देना। ठीक है, जबकि पर्पसिव में क्या होता है कि जैसे मुझे 100 में से 10 बच्चों को लेके जाना है, तो मैं अपनी मर्जी से लेके जा रहा हूँ। और स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है जिसमें मैंने कुछ बच्चों को रैंडम और कुछ बच्चों को मैंने पर्पसिव तरीके से चुन लिया। कैसे? द्वार समझ। जैसे मान लो मुझे 100 बच्चों में से 10 बच्चों को लेके जाना है, तो 5 बच्चे तो मैंने 100 में से पर्ची निकाल दी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 5 बच्चे अपनी मर्जी से चुन लिए, अपनी मर्जी से मैंने बोला तुम 5 जने जाओगे, तो मैंने पर्ची से नहीं निकाले, तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रैटिफाइड कहलाएगा। स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है जिसमें रैंडम और पर्पसिव दोनों को मिक्स करके यूज किया, ठीक है, इसे हम मिक्स सैम्पलिंग भी कहते हैं। फिर होती है सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। कौन सी होती है? सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक का मतलब होता है जब हम किसी रूल्स को, किसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने बोला इवन नंबर वाले बच्चे जाएंगे जिनका रोल नंबर इवन नंबर आएगा, ठीक है, तो ऐसे, या मैंने बोला हर 5वें नंबर वाला बच्चा जाएगा जो 5वें नंबर की सीट पे बैठा है, तो व्यवस्थित कर दिया, मतलब एक व्यवस्था के बेस पर लेके जा रहा है, समझ में? व्यवस्थित। उसके बाद 5वें नंबर पे होता है कोटा। कोटा तुमने सुना होगा कि जैसे कुछ लोगों के लिए सीट रिजर्व रख देते हैं ना, जैसे मैंने बोला टोटल 10 सीट है, ठीक है, 10 में से 3 सीटें लेडीज या गर्ल्स या मतलब बुजुर्ग जिसके लिए, इनके लिए रिजर्व है, तो उन सीट पर वही जाएंगे, बाकी 7 सीटों पर जो मर्जी चूज कर लो। तो 7 सीटों पर रैंडम सैम्पलिंग हो गई और 3 सीटों पर हमने कोटा लगा दिया, तो इसे क्या बोलेंगे? कोटा सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट होता है छठा, जिसे हम बोलते हैं सुविधा अनुसार, कन्वीनियंस, मतलब मेरी मर्जी में जो मर्जी चुनो। जैसे मैंने कुछ बच्चे कोटा से चुन लिए, कुछ बच्चे मैंने सैम्पलिंग से चुन लिए। कौन सी? रैंडम सैम्पलिंग से। सारे रैंडम सैम्पलिंग तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, सैम्पलिंग तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जैसे मर्जी चुन लें, तो वो क्या कहलाते हैं? कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब होता है सुविधा अनुसार, सुविधा अनुसार। अब लास्ट पॉइंट सुन लो, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि जब हम सैम्पलिंग चूज करते हैं, तो सैम्पलिंग करते समय में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? देखो, अगर मान लो मैंने गलत सैम्पलिंग ले ली, मान लो एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं और एक टीचर आए, उन्होंने क्या करा, 2 बच्चों को खड़ा कर दिया, उन्होंने बोला चलो सुनाओ, उन्होंने सुनाया, तो मैंने कहा पूरी क्लास ही निकम्मी, और पता लगे कि जिन 2 बच्चों को चूज किया तो वही नालायक थे, बाकी 28 बच्चे होशियार थे, तो पूरी क्लास के बारे में गलत इंफॉर्मेशन चली गई ना। तो ये कह रहे हैं कि सैम्पलिंग जो है ना, जब हम सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग में हमें कुछ जनों को चूज करना पड़ता है, चाहे हम किसी भी मेथड को यूज करते हैं, हाँ या ना? तो कह रहे सैम्पलिंग करते समय में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? एक अच्छी सैम्पलिंग किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे अच्छी सैम्पलिंग के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, कि जो सैम्पलिंग की जा रही है ना, तो सैम्पलिंग करने वाला व्यक्ति एक्सपर्ट होना चाहिए। दूसरा, सैम्पलिंग जो है ना वो एडिक्वेट डाटा की होनी चाहिए। जैसे अब 100 है, तो 100 में से अगर हम 10 चुन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर लाख में से भी 10 जने चुन रहे हैं तो गलत है ना। तो सैम्पलिंग जो है उसमें जो डाटा है ना, डाटा उसकी जो क्वांटिटी है वो एडिक्वेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एडिक्वेट। और सैम्पलिंग जो है ना, उसमें हमें टाइम फैक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस टाइम पर वो सैम्पलिंग की जा रही है, और फिर वेरीफाई भी उसे कर लेना चाहिए। सैम्पलिंग तभी अच्छी मानी जाती है। इस तरीके से और आपने बुक में से पढ़े होंगे, वो आप देख लेना, ठीक है। और कुछ सैम्पलिंग की ना त्रुटियां एग्जाम में आ जाती हैं कि जो सैम्पलिंग होती है उसमें कौन कौन सी मिस्टेक होती है, तो आप वो वाली जरूर एग्जाम में पढ़ लेना। वो आपकी बुक में दे रखा होगा, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग की कौन कौन सी एरर होती है, ठीक है। जैसे किसी ने रिस्पॉन्स नहीं करा, किसी ने उसको गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया, कि गलत समझ लिया, कैलकुलेशन गलत कर दी, ये सब सैम्पलिंग में मिस्टेक पाई जाती है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मैं और वीडियो सबके लिए लेकर आऊंगा, आपको जैसे रिस्पॉन्स रहेगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट।